जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए अध्याय 3 का उदाहरण 9 देखेंगे। देखिए क्या कहता है उदाहरण 9। बोल रहा है कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ डायरेक्ट ये बोल दिया ना कि अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले, तो उदाहरण 2 में अब हम आ जाते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन ये, यानी जो उदाहरण नंबर 9 है ना उसको 2 यानी उदाहरण 2 को 9 में आकर के हल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला नाम की कोई लड़की है, वो स्टेशनरी की दुकान में जाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। देखो क्वेश्चन जो कहता है ना हमें वही करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन जान लोगे कि क्या कहता है तो वही आपको कर देना है। फिर बोल रहा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल, रोमिला 9 रुपए में 2 पेंसिल लेती है तथा 3 रबड़ खरीदती है। यानी उसके पास टोटल 9 रुपए था तो 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीद ली और 3 रबड़ खरीद ली। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी जगह से 4 पेंसिल और 6 रबड़। देखो अब सोनाली चली जाती है तो सोनाली कितने रुपए में खरीदती है उसी चीज़ को? 18 रुपए में क्या खरीदती है? 4 पेंसिल खरीदती है और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि से, क्योंकि अब हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ये उदाहरण नंबर 9 को हल करना है ना, तो बीजगणितीय विधि से यहाँ प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हल कर देना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें ये मान लेते हैं कि रोमिला माना करके लिख देते हैं, माना रोमिला व उसकी सहेली का क्या नाम है? सोनाली। दोनों का वर्णन कर देते हैं। माना रोमिला और सोनाली द्वारा खरीदी गई एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है ना, यहाँ हमें एक पेंसिल लेकर के चलना है क्योंकि ज्ञात किसको करना है? एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो खरीदी गई एक पेंसिल का मूल्य X रुपए व एक रबड़ का मूल्य 22 रुपए है। ठीक है ना, देखो एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना? X रुपए और एक रबड़ का मूल्य कितना रुपए मान लिया? 22 रुपए मान लिया। चलिए अब प्रश्नानुसार करते हैं, यानी जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से हम बना लेते हैं समीकरण, और समीकरण बना करके प्रतिस्थापन विधि से उनको हल कर देंगे। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि 9 रुपए, टोटल कितने रुपए था उसके पास? टोटल था उसके पास 9 रुपए। 2 पेंसिल, तो देखो एक पेंसिल को कितना माना है? X माना है, तो 2 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। फिर प्लस कितना बोल रहा है? 3 रबड़, तो 3 रबड़ हो गई और एक रबड़ का मूल्य कितना माना है? 22। देखो टोटल कितने रुपए हो रहा है? 9 रुपए हो रहा है। देखो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमने पेंसिल को क्या माना? X माना। कितनी पेंसिल थी? 2 पेंसिल थी तो 2X। देखो कोई सामग्री हो और एक सामग्री जो है उसके एक नग के मूल्य को टोटल जितनी पेंसिलें हो या टोटल जितनी सामग्री उसमें गुणा कर देंगे तो टोटल रेट आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसके साथ साथ उसने पेंसिल के साथ रबड़ भी खरीदी है, तो 3 रबड़ खरीदी, एक रबड़ का मूल्य 22 है तो 3 22 हो गया। और टोटल कितने रुपए खर्च किया उसने? 9 रुपए खर्च किया। इसी प्रकार से उसकी जो सहेली है वो 18 रुपए टोटल खर्च करती है और 4 पेंसिल खरीदती है। 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य X रुपए। ठीक है, उसी प्रकार से कितनी रबड़ खरीदती है? 6 रबड़ खरीदती है और एक रबड़ का मूल्य 22, तो ये हो जाएगा 6 22। टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किया उसने? 18 रुपए। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब चलो इसमें हम ये ले लेते हैं, चलो इसमें करते हैं समीकरण 1 को प्रतिस्थापित। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, या समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, या यहाँ डायरेक्ट ये लिख लो समीकरण 1 से। यह समीकरण 1 में X को प्रतिस्थापित कर सकते हो, चाहे Y को प्रतिस्थापित कर सकते हो, किसी एक मान को प्रतिस्थापित कर सकते हो, कोई यहाँ इशू नहीं होता। तो देखो हमारा समीकरण 1 है 2X धन 3Y बराबर 9। यहाँ पास चलो हम Y को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2X बराबर 9। अब देखो ये प्लस में है 3y तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y। यहाँ अब हम x में जो 2 है, गुणांक 2 है इसका, ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो मिलेगा x बराबर 9 माइनस 3y
बटे 2। ठीक है, ये देखो हमें x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाती है। जब वैल्यू प्राप्त हो गई तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 के मान को इकाई में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि समीकरण 1 से ही हमारा क्या बना है? 3 बना है। ठीक है ना, इसी का ना ये कहना चाहिए कि चेंज या बदला हुआ रूप है। ठीक है, या इसी को हमने व्यवस्थित करके इस प्रकार से बनाया है, प्रतिस्थापित करके। तो समीकरण 1 ही समीकरण 3 है। हमें किसका मान या समीकरण 3 से या समीकरण 3 के मान को कहाँ रखना होगा? 2 में रखना होगा। जिस समीकरण को प्रतिस्थापित करेंगे उसी समीकरण में उस मान को कदापि नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ लिखना होगा x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए x के मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में। देखो हमारा समीकरण 2 है, पहले एक बार लिख देते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। 4x प्लस 6y बराबर 18। अब देखो जहाँ x है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखना है? 9 माइनस 3y बटे 2। तो चलिए वही प्रोसेस हमें कर देना है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो 4 गुणे में है ना, तो यहाँ से गुणे का चिन्ह है, यानी कि एक ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4 है और इधर की जो वैल्यू है वो गुणे में है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ हो गया प्लस 6y बराबर हो गया इधर 18। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, ये हो गया हमारा कट। अब यहाँ सिर्फ 2 बचा, तो 2 का गुणा हम पहले कर देंगे 9 से। तो 2 का गुणा जब 9 से होगा तो 2 नामा कितना मिलेगा हमें? 18। और देखो 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 तिहाई 6, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 6y। ठीक है, तो देखो 2 नामा 18 और 2 तिहाई 6, माइनस प्लस माइनस, तो 2 तिहाई 6y आ गया। प्लस में इधर हमको फिर से क्या मिल जाता है? 6y मिल जाता है, बराबर इधर आ गया 18। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखो ये हमारा जो 6y है, 6y से 6y हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ हमको क्या मिला? इधर मिल गया 18 और इधर भी मिल गया बराबर 18। अब देखो ये 18 से भी 18 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसमें 0 प्राप्त हो जाता है, इधर भी 0 बराबर इधर भी 0। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी तो ऐसे समीकरणों का अद्वितीय हल नहीं होगा। ऐसे समीकरणों का अद्वितीय हल क्यों नहीं होगा? ये देखो ऐसी स्थिति किसके कारण होती है? जब रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। ठीक है ना, जब समपाती रेखाएं हो जाती हैं, तो समपाती रेखाएं जब हमें प्राप्त हो जाती हैं तो हमारा जो सूत्र बनता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तब ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पास कहना होगा हमें कि इसका ग्राफी विधि से जो हमें हल प्राप्त होगा या ग्राफी विधि से करेंगे तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी। ठीक है ना। और जब रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास इसमें त्रुटिपूर्ण है। ये त्रुटिपूर्ण कैसा है? क्योंकि यहाँ रेखाएं कैसी प्राप्त हो रही हैं? समपाती होती हैं। और हम हल कब ज्ञात कर सकते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, या कि प्रतिच्छेद ही करती हैं, प्रतीत नहीं होती, प्रतिच्छेद ही करती हैं, तभी उस समीकरण निकाय का हल हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास आप इसमें लिख दोगे कि यहाँ रेखाएं समपाती प्राप्त होंगी, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। या कि डायरेक्ट लिख सकते हो कि अतः समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ हमें नीचे लिख देना है कि अतः समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पास हमने लास्ट में लिख दिया कि अतः समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों है? क्योंकि जब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना, या ग्राफी रेखा या ग्राफ में इनकी सरल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और जब हमारी रेखाएं समपाती हो जाती हैं तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये इससे आगे हल नहीं होगा। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ रबड़ व पेंसिल का मूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस समीकरण की सहायता से। ठीक है बच्चों।
इस प्रकार से इसका हल हो जाता है, इससे आगे ये हल नहीं होगा।